आज हम हमारे इस सिलेबस का जो 5वां चैप्टर है व्यापार चक्र, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करेंगे कि 2 पीरियड में ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है क्योंकि आपने 12th में से पढ़ा नहीं है, 11th में भी आपने नहीं पढ़ा, बिल्कुल नई चीज़ है। तो कोशिश करूँगा कि बिल्कुल 0 लेवल से आपको स्टार्ट करवाया जाए। व्यापार चक्र कहते किसे हैं, पहले तो वो देखेंगे। कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसका स्वरूप चाहे कैसा हो, पूंजीवादी हो, मिश्रित हो, चाहे किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, तो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसके विकास की जो प्रक्रिया है वो हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलती है। ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था में लगातार विकास होता ही जा रहा है, कभी उसकी सकल घरेलू उत्पादन में कमी हुई ही नहीं है, या कोई ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं होती कि उसके सकल घरेलू उत्पादन में लगातार गिरावट ही आती जा रही है, उसका कभी विकास हो ही नहीं रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। आमतौर पर जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, वो जब अपने विकास पथ पर आगे बढ़ती हैं, यानी अपनी विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ती हैं, तो इस दौरान उस अर्थव्यवस्था में उच्चावचन होता है। उच्चावचन का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं फ्लक्चुएशन। जैसे बिजली में आते हैं ना, कभी वोल्टेज ज्यादा आते हैं, कभी कम आता है, तो उसे फ्लक्चुएशन कहते हैं। तो उसी प्रकार अर्थव्यवस्था जब अपना विकास करती है, तो इस दौरान अर्थव्यवस्था में भी बहुत सारे उच्चावचन यानी कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं उतार चढ़ावों को हम कभी तेजी और कभी मंदी के नाम से जानते हैं। तो व्यापार चक्र का अर्थ क्या है, अब आप आराम से समझ पाएंगे। एक अर्थव्यवस्था जब अपने विकास पथ पर आगे बढ़ती है, तो विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, अर्थात जो उच्चावचन आते हैं, जो नियमित रूप से आते रहते हैं, उन्हीं को हम व्यापार चक्र के नाम से जानते हैं। इन्हें व्यापार चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव हैं, ये जो उच्चावचन है, ये बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था में एक बार है तेजी आ गई और फिर वापस मंदी आ गई, तो फिर दोबारा कभी तेजी आएगी ही नहीं। दोबारा तेजी आएगी, फिर वापस जब एक तेजी बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी तो फिर वापस मंदी भी आएगी। तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी अर्थात उतार चढ़ाव के दौर बार बार आते रहते हैं, और इन्हीं उतार चढ़ावों को हम व्यापार चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि व्यापार चक्र की जो अवधि है वो बिल्कुल बराबर हो। जैसे मान लीजिए पहली बार जब तेजी आई और उसके बाद मंदी आई, एक व्यापार चक्र पूरा हुआ और उसमें हम मान लेते हैं कि 8 साल लगे, तो अगला व्यापार चक्र भी पूरा 8 साल में ही पूरा होगा, ये कोई गारंटी नहीं। व्यापार चक्र की जो समय अवधि है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार चक्र है वो 3-4 साल में पूरा हो जाता है, और उसी अर्थव्यवस्था में दोबारा जब तेजी और मंदी का दौर आता है तो उसमें 8-10 साल लग जाते हैं। तो व्यापार चक्र है वो नियमित रूप से आते रहते हैं। पहले तेजी आ जाती है, फिर मंदी आ जाती है, फिर दोबारा से फिर तेजी आ जाती है, फिर मंदी आ जाती है। ये बार बार आते जाते रहते हैं, लेकिन इनकी समय अवधि बराबर नहीं होती है। हो सकता है कि कभी तेजी का दौर है लगातार 3-4 साल चलता जाए, और मंदी है वो 1 साल में ही खत्म हो जाए और फिर वापस तेजी का दौर आ जाए। या हो सकता है कभी तेजी 1-2 साल के लिए रहे और मंदी लंबे समय तक 3-4 साल तक रहे। तो ये जो व्यापार चक्र में तेजी मंदी चलती रहती है, इनकी समय अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में पहले तेजी आ जाती है, फिर मंदी आ जाएगी, फिर वापस तेजी आएगी। ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, इसीलिए हम इन्हें व्यापार चक्र के नाम से जानते हैं। अर्थ समझ में आ गया? दोबारा सरल भाषा में स्पष्ट कर देता हूं कि एक अर्थव्यवस्था में जो तेजी और मंदी अर्थात उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उन्हीं को व्यापार चक्र के नाम से जाना जाता है। व्यापार चक्र की 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, और इसे हम एक चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आपकी किताब में इसे अंग्रेजी में लिख दिया गया है।
मैं हिंदी भाषा में लिख देता हूं, आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, ठीक है। यहां हम दर्शाएंगे समय, जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर समय को दर्शाया जाएगा, और यहां वाई एक्सिस पर हम आय को दर्शाते हैं। आपको यहां आय लिखा हुआ मिल सकता है, आय का मतलब राष्ट्रीय आय। दूसरा, आपको यहां जीडीपी यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन लिखा हुआ मिल सकता है। वास्तविक जीडीपी, ठीक है, दोनों चीजें एक ही होती हैं लगभग, ठीक है। तो यहां आप आय लिख सकते हो या वास्तविक जीडीपी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर अर्थव्यवस्था में कुछ समय यानी कुछ वर्षों तक व्यापार चक्र नहीं आए, ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ वर्ष तक व्यापार चक्र स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है और अर्थव्यवस्था है एक निश्चित दर से विकास करती जा रही है, तो उसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन यानी कि खंडित रेखा क्या दर्शा रही है कि अगर कुछ समय में व्यापार चक्र नहीं दिख रहे हैं, स्पष्ट रूप से व्यापार चक्र हमें नजर नहीं आ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था एक निश्चित दर से विकास पथ पर सतत रूप से इस प्रकार बढ़ती जाएगी। यानी समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन या आय में इस दर से वृद्धि होती जा रही है। तो ये व्यापार चक्र के अभाव के दौरान अर्थव्यवस्था के सतत विकास को दर्शाने वाली रेखा है। इसे अंग्रेजी में ट्रेंड, या आप कह सकते हो कि ट्रेंड को हिंदी में मैं क्या कहूँ, हिंदी शब्द देख लेता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, अगर आपकी किताब में दिया हुआ हो तो प्रवृत्ति मिल गया, ठीक है। शुद्ध हिंदी शब्द प्रवृत्ति है, तो इसे आप ट्रेंड या प्रवृत्ति रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, कई बार हिंदी शब्द है वो दिमाग में स्पष्ट नहीं होते, याद नहीं आते, जबान पे चढ़ता नहीं है, ओके। चलो, जैसे हम आदी हो जाते हैं कुछ शब्दों को अंग्रेजी में इस्तेमाल करने के, पेन, अब पेन तो पेन होता है, अब पेन का हिंदी शब्द क्या होता है, दिमाग में आता नहीं, फिर याद आता है अरे कलम को पेन कहते हैं, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक प्रवृत्ति शब्द आया नहीं। चलो, समझ में आ गई चीज कि अर्थव्यवस्था में अगर उच्चावचा नहीं है, उतार चढ़ाव कुछ समय के लिए नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था एक निश्चित दर से विकास कर रही है, तो उस विकास को दर्शाने वाली जो रेखा है उसे हम ट्रेंड लाइन या प्रवृत्ति रेखा कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र है वो किस प्रकार से आते हैं वो मैं दर्शा रहा हूं। जैसे शुरू में हम यहां दर्शा रहे हैं कि ये नीचे की तरफ आया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया, यहां अधिकतम हो गया और फिर वापस नीचे की तरफ आया, यहां न्यूनतम पे पहुंचा, फिर ये अधिकतम की तरफ जा रहा है, यहां अधिकतम पहुंचा और फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये व्यापार चक्र है। कुछ किताबों में आपको व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं हैं उसको इस प्रकार चक्र के रूप में भी स्पष्ट की जा सकती हैं। यहाँ एक अवस्था, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी और यह चौथी, ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। आप ये भी बना सकते हो और वो भी दर्शा सकते हो, गलत दोनों ही नहीं है, गलत नहीं है, सही है। बस व्यापार चक्र को स्पष्ट करने का तरीका है, लेकिन दोनों में ये ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। इसीलिए आपकी किताब में ये दिया हुआ है, तो मैं भी इसी से स्पष्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहां से शुरू करें, ठीक है। ये जो
बिल्कुल न्यूनतम बिंदु है, इसे कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? गर्त। हम ये नहीं कहता कि इसका भविष्य तो एकदम गर्त में चला गया। गर्त मतलब खड्डा, बिल्कुल न्यूनतम बिंदु होता है तो उसे गर्त या खड्डा कहते हैं। तो ये गर्त है, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे जब इस न्यूनतम बिंदु से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पुनरुत्थान। पुनरुत्थान अंग्रेजी में कहते हैं रिकवरी, ठीक है। अभी आप लिखिए नहीं, मैं इसको ऐसा ही लिखा रहने दूंगा, आप फिर बना लेना आराम से। काफी डिटेल में मैं आज बताने वाला हूं इसको। इसे पुनरुत्थान भी कह देते हैं, इसे दूसरा नाम आपको मिल जाएगा समुत्थान। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिकवरी, ठीक है। अंग्रेजी शब्द भी बताऊंगा आपको, कई जगह आपको अंग्रेजी शब्द देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब ये डॉटेड लाइन के ऊपर चली जाती है ना, ये व्यापार चक्र दर्शाने वाला वक्र, ये इस डॉटेड लाइन से ऊपर चला जाता है, तो हम इसे कहेंगे विस्तार। क्या कहेंगे? विस्तार। इसे तेजी भी आप कह सकते हो। क्या कहेंगे? इसे तेजी भी कह सकते हो, ठीक है। फिर जब ये बिल्कुल यहां अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है, तो पहाड़ के उच्चतम बिंदु को हम क्या कहते हैं? शिखर, चोटी, अंग्रेजी में कहते हैं पीक। तो ये पीक, शिखर या शीर्ष बिंदु है। तीनों में से कोई शब्द काम में ले लो आप। शिखर लिख दूं? शिखर, ठीक है। उसके बाद जब अर्थव्यवस्था शिखर पे पहुंच जाती है, तो फिर एक समय बाद फिर ये वापस मंदी की तरफ जाना शुरू करती है। तो जब तक इस डॉटेड लाइन से ये ऊपर है, इसे हम कहेंगे अवसाद। क्या कहेंगे? अवसाद। इसे सुस्ती भी कहते हैं। कहते हैं सुस्ती छा गई है, ठीक है। तो ये अवसाद या सुस्ती है। अंग्रेजी में कहते हैं रिसेशन, ठीक है। और जब ये इस डॉटेड लाइन के नीचे पहुंच जाती है, वापस उतरते होते, हम इसे कहते हैं मंदी। क्या कहेंगे? मंदी। अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। वापस जब ये न्यूनतम बिंदु पे पहुंच जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा? गर्त। फिर ये वापस ऊपर उठेगा। तो जब तक इस डॉटेड लाइन के नीचे है, हम इसे क्या कहेंगे? पुनरुत्थान, ठीक है। तो ये वापस पुनरुत्थान आ जाएगा, और फिर इस डॉटेड लाइन के ऊपर जैसे पहुंच जाएगा, तो हम इसे कहेंगे विस्तार। फिर शिखर, फिर अवसाद, फिर मंदी। तो ये चक्र चलता ही रहता है। समझ में आया चित्र? ठीक है। कुछ और शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं आपकी किताब में, जैसे जिसे मैंने विस्तार कहा, एक शब्द और इसमें इस्तेमाल किया गया, चढ़ाव। ये भी लिख देता हूं यहां, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो विस्तार कह दीजिए, चढ़ाव कह दीजिए, तेजी कह दीजिए, तीनों चीज एक ही है, ठीक है। और ये शिखर हो गया, शिखर भी बस यही कहा गया शिखर, और इसे समृद्धता भी कहा गया है आपकी किताब में। और जो मंदी है, इसे संकुचन भी कहा गया है। तो सारे शब्द हम लिख देते हैं ताकि हमें समझने में और आसानी हो जाए, ठीक है। और गर्त को न्यूनतम बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम बिंदु। ये लो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग किताबों में कहीं इसे विस्तार कह दिया, किसी दूसरी किताब में आपको तेजी शब्द मिल गया है, कहीं आपको चढ़ाव शब्द मिल गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि वास्तव में सब एक जैसे हैं या नहीं है। इसीलिए मैंने सारे शब्द यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो अब समझो कि व्यापार चक्र की प्रमुख 4 अवस्थाएं होती हैं। अब आप कहोगे सर लिख तो दिए ज्यादा, 4 कहाँ होती है? 4 ही होती है, ठीक है। तो एक व्यापार चक्र की, चाहे वो किसी भी अर्थव्यवस्था हो, हर अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र है उसकी ये 4 अवस्थाएं ही मानी जाती हैं। इस चित्र में जब हम शुरुआत कर रहे हैं, तो चित्र की शुरुआत कहाँ से है? हमने इसे अवसाद से शुरू किया है, फिर ये मंदी पर आ रहा है,
फिर अपने न्यूनतम बिंदु यानी गर्त तक पहुंचा, फिर पुनरुत्थान हुआ और फिर यहाँ वापस विस्तार या तेजी पर आया और शिखर पे आया, फिर नीचे अवसाद की तरफ आया। तो 4 प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो देखो। सबसे पहली अवस्था है ये विस्तार या तेजी। नंबर डाल दो क्या? ये पहली अवस्था, जिसे आप चढ़ाव कह सकते हो, विस्तार कह सकते हो, तेजी कह सकते हो। दूसरी अवस्था है ये अवसाद या सुस्ती। तीसरी अवस्था है, इसे हम कहते हैं मंदी या संकुचन, ठीक है। और चौथी अवस्था जो यहां पुनरुत्थान है, यहां वापस लिख देता हूं पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। तो ये चौथी अवस्था क्या है? ये पुनरुत्थान है। तो फिर ये न्यूनतम बिंदु या गर्त या शिखर क्या है? ये जो विस्तार अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है तो इसका ये जो अंतिम स्थिति है ये शिखर कहलाता है। और मंदी जब महामंदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाती है, तो उसे गर्त कहते हैं। तो वास्तव में ये गर्त या न्यूनतम बिंदु इस मंदी की ही अंतिम स्थिति, ठीक है। ये इसे अलग से कोई स्थिति हम नहीं कहेंगे। अलग अलग किताबों में इसे भी स्थिति कह दिया जाता है, तो वहां किसी दूसरी अवस्था को कम कर दिया जाता है। तो आप ये समझें कि व्यापार चक्र या जिसे हम व्यावसायिक चक्र भी कहते हैं, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन सी? सबसे पहले हम बात करते हैं विस्तार या तेजी की। आपके सिलेबस, आपकी बुक में भी विस्तार या तेजी दिया हुआ है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। विस्तार या तेजी की अवस्था का मतलब क्या है? विस्तार या तेजी की अवस्था का तात्पर्य अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से होता है जिसके अंतर्गत उत्पादन, आय, रोजगार, समग्र मांग, उपभोक्ताओं का जो कुल व्यय, निवेश, अर्थव्यवस्था में पूंजी, इन सब में तेजी से वृद्धि हो रही होती है। भाई उत्पादन तेजी से बढ़ रहा होता है, उत्पादन बढ़ रहा है तो लोगों की आय बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, देश में पूंजी बढ़ रही है, तो ये काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। और इस दौरान क्योंकि रोजगार तेजी से बढ़ रहा होता है तो बेरोजगारी घट रही होती है। जब विस्तार या तेजी काफी ज्यादा हो जाती है, यानी यहाँ लगभग अंतिम अवस्था तक पहुंचने लग जाती है, उस दौरान जो अनैच्छिक बेरोजगारी है वो बहुत ही कम, लगभग शून्य के आसपास हो जाती है। थोड़ी बहुत जो बेरोजगारी होती है वो या तो संरचनात्मक कारणों से होती है या हड़ताल जैसे प्रतिरोधात्मक जो कार्यवाही होती है उसकी वजह से होती है, और ये कुछ समय के लिए ही होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि विस्तार या जो तेजी की अवस्था है उसके दौरान बेरोजगारी है वो बहुत ही कम हो जाती है, लगभग शून्य के आसपास हो जाती है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक या निवेशक हैं वो बहुत ही आशावादी होते हैं, क्योंकि लोगों की आय बढ़ रही होती है तो उनकी बिक्री बढ़ रही होती है, उत्पादन बढ़ रहा होता है, उनके लाभ बढ़ रहे होते हैं, तो व्यवसायी बड़े खुश होते हैं और एक आशावादी वातावरण पूरे देश में रहता है। ऐसे में ये लगातार तेजी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति करते हुए नहीं रह सकती। जब ये तेजी या विस्तार है ये अपने चरम बिंदु या शिखर तक पहुंच जाता है तो उसके बाद जो विकास की दर है वो धीमी हो जाती है। यहाँ जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी मांग बहुत कम हो जाती है। मांग कम हो जाती है, इसलिए अब अर्थव्यवस्था इस शिखर से फिर वापस नीचे अवसाद की तरफ आना शुरू होती है। यानी अर्थव्यवस्था में फिर ये जो आशावादी वातावरण है ये धीरे धीरे निराशावादी वातावरण की तरफ जाने लग जाए। कैसे? जब हम शिखर तक पहुंचते हैं तो उसके बाद जो मांग है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मांग है, और जो मुख्य रूप से आप ये कह सकते हो जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनकी मांगों में बहुत कमी आने लग जाती है। शुरुआत में जो ये मांग में कमी है ये अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में जो मांग है वो कम होना शुरू हो जाती है।
जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होती है तो जाहिर सी बात है जो उत्पादक हैं उनके पास पूर्ति का ऐसा स्टॉक बच जाता है जो अभी बिका नहीं है, यानी उनके पास पूर्ति आधिक्य रहता है। जब पूर्ति का ही आधिक्य है, उनके पास माल अभी बहुत ही बचा हुआ है जो बिका नहीं है, तो ऐसे में अब वो जो अपना और उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसमें वो थोड़ी कमी कर देते हैं, यानी वो उत्पादन में कमी करते हैं। अब उत्पादन में कमी करेंगे तो जो श्रमिक हैं उनकी भी कम आवश्यकता पड़ेगी, कच्चे माल की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने कच्चे माल का जो ऑर्डर दे रखा था उसको या तो कम कर देते हैं या रोक देते हैं कि भाई अभी कच्चा माल कम चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे में कच्चे माल के जो आपूर्ति करता है उनकी जो आमदनी है वो कम हो जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ जो श्रमिक हैं, जैसे ही उत्पादन कम किया जाता है तो कुछ श्रमिकों का रोजगार चला जाता है, उनकी आमदनी कम हो जाती है, या उनको जो पहले ओवर टाइम मिल रहा था इस तेजी के दौरान उनको जो ओवर टाइम मिल रहा था ज्यादा उत्पादन करने के लिए वो ओवर टाइम वगैरह नहीं मिलता है। तो ऐसे में श्रमिकों की आमदनी कम हो जाती है और जो कच्चे माल की आपूर्ति करता है उनकी आमदनी कम हो जाती है। अर्थव्यवस्था में एक निराशावादी माहौल होता है। जब लोगों की यहाँ आमदनी कम होती है तो वो वस्तुओं और सेवाओं की मांग और कम करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं की मांग और कम करेंगे तो उत्पादक उत्पादन और कम कर देंगे। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे ये जो अवसाद का माहौल है ये बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और इतना ज्यादा हो जाता है कि अर्थव्यवस्था मंदी में आ जाती है। इस दौरान उत्पादन, आय, रोजगार, बैंकों से दिए जाने वाले ऋण, निवेश, इन सब में कमी आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये मंदी का जो दौर है ये भी बहुत, या मैं कहूँ कि हमेशा के लिए रहे ऐसा नहीं होता है। जब मंदी का माहौल बहुत ज़्यादा होता है, अर्थव्यवस्था में बिल्कुल निराशावादी वातावरण छा जाता है, तो सभी क्षेत्र, ये कह सकते हो कि सभी क्षेत्रों में कमी आ जाएगी। चाहे आप उत्पादन का क्षेत्र मान लीजिए, चाहे निवेश मान लीजिए, चाहे आप रोजगार मान लीजिए, सब में कमी आएगी। और जब ये मंदी बहुत हद तक बढ़ जाती है, अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाती है जिसे हम गर्त कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों की आमदनी इतनी कम हो जाती है कि वो मुश्किल से अपना खर्चा चला पाते हैं। इसलिए वो और ज्यादा निवेश, उत्पादक है और ज्यादा निवेश के बारे में तो सोचते ही नहीं है। यहाँ ब्याज की दरें बहुत कम हो जाती हैं। ब्याज की दरें बहुत ज्यादा कम हो जाने के बावजूद भी उत्पादक और ऋण लेने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि माहौल ही बिल्कुल निराशावादी हो जाता है। पहले का जो माल है वो ही नहीं बिक रहा है, तो उत्पादक ऋण लेकर के और ज्यादा निवेश करके और उत्पादन करके करेंगे क्या? इसलिए ब्याज की दर बहुत कम हो जाने के बावजूद भी बैंकों द्वारा दिया जाने वाला जो ऋण है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है और लोग अपने पास मुद्रा को नकद रूप में रखने की इच्छा रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मंदी का माहौल है और हम हमारे पास नकद मुद्रा रखें तो हमारे काम आ सकती है, हमारे जो दैनिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए काम आ सकती हैं, तो वो अपने पास रखना चाहते हैं, उसको बचा करके रखना चाहते हैं। ये जो स्थिति है ये अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी कष्टदायक होती है। बहुत सारे लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों की आमदनी है बहुत कम हो जाती है, जीवन एकदम कष्टदायक बन जाता है और लोग अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं बड़ी मुश्किल से पूरी कर पा रहे होते हैं। लेकिन ये स्थिति भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। जब ये न्यूनतम ये बिंदु आ जाता है या गर्त की स्थिति आ जाती है, श्रमिकों के पास आमदनी बहुत कम होती है, तो श्रमिक वर्तमान में जो मजदूरी की दर है उससे कम मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई आमदनी नहीं है, भूख से मरता आदमी क्या नहीं करेगा। बाजार में मान लीजिए एक मजदूर की जो 8 घंटे की मजदूरी है वो 700 रुपये। अब मजदूर को काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार बैठा है 10 दिन से, अब खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो कोई उसे कहेगा कि भाई मैं 800 रुपये तो नहीं दे, 700 रुपये तो नहीं दे सकता, 300 रुपये में काम करे तो मेरे यहाँ काम कर दे। तो जो मजदूर है वो इतना विवश हो जाता है
कि जो प्रचलित मजदूरी की दर है उससे कम दर पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो न्यूनतम बिंदु या गर्त के बाद जो पुनरुत्थान की शुरुआत होती है, दोबारा से रिकवरी की जो शुरुआत होती है, वो श्रमिक क्षेत्र से होती है, क्योंकि वो मजबूर होकर के न्यूनतम मजदूरी या जो उनकी प्रचलित मजदूरी है उससे कम दर पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। जब उत्पादक ये देखते हैं कि जो मजदूरी की दर है वो बहुत कम है, विभिन्न प्रकार की जो आगतें हैं, कच्चा माल वगैरह है, वो भी बहुत सस्ता मिल रहा है, और मांग अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद अब धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लगी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें जीवित रहने के लिए न्यूनतम उपभोग तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी ना है कि हम इस स्टैंड की तरह हैं कि अगर इसकी जरूरत नहीं है तो ये पड़ा ही रहेगा, इस पर कोई खर्चा नहीं आएगा। अगर आप कोई काम नहीं करें, कोई पैसा नहीं कमा रहे, तो क्या आपके और मेरे पे खर्चा नहीं होगा? हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए न्यूनतम उपभोग तो करना ही पड़ेगा। अतः अर्थव्यवस्था चाहे गर्त में चली जाए, चाहे न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाए, व्यक्तियों द्वारा न्यूनतम उपभोग तो किया ही जाता है, और इस न्यूनतम उपभोग के लिए जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी मांग बनी रहती है। तो जब उत्पादक ये देखते हैं कि श्रमिक हैं वो बहुत ही कम मजदूरी पे काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी मजदूरी बहुत घट गई है, कच्चा माल वगैरह बहुत सस्ता मिल रहा है, बैंक से ऋण भी बहुत सस्ती दर पे यानी मिल रहा है, ब्याज बहुत कम हो गया है, तो ऐसे में जो उत्पादक हैं वो थोड़ा उत्पादन करने का प्रयास करते हैं, अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं, क्योंकि न्यूनतम उपभोग के लिए तो वस्तुएं चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब ये अपने उत्पादन में थोड़ी वृद्धि करते हैं, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों को रोजगार मिलता है। जब श्रमिकों को रोजगार मिलता है, उनकी आमदनी बढ़ती है, तो वो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग होगी तो जो उत्पादक हैं उनको भी नए ऑर्डर मिलेंगे उत्पादन करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे वापस पुनरुत्थान प्रारंभ हो जाता है, यानी अर्थव्यवस्था इस गर्त से बाहर निकलना शुरू होती है। और जब पुनरुत्थान धीरे धीरे होता है तो फिर अर्थव्यवस्था में एक आशावादी माहौल उत्पन्न हो जाता है, और फिर अर्थव्यवस्था में तेजी, विस्तार और प्रसार प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि जैसे यहाँ ये विस्तार है, मान लीजिए 2 वर्षों तक हुआ तो अगली बार भी विस्तार 2 वर्षों तक हो, कोई आवश्यक नहीं है। ये समय अवधि अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। पहली को हम कहते हैं विस्तार, इस दौरान उत्पादन, आय, रोजगार इन सब में वृद्धि हो रही है। और विस्तार की जो अंतिम अवस्था है उसे हम कहेंगे शिखर। इसके बाद व्यापार चक्र की दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है, अवसाद। तो शिखर के बाद जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आना शुरू होती है तो ये अवसाद की स्थिति है। और जब इस सतत विकास को दर्शाने वाली जो प्रवृत्ति रेखा है इसके नीचे हम पहुंच जाते हैं तो ये अवसाद की अवस्था मंदी की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ आय, उत्पादन, रोजगार इन सब में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। और मंदी का जो अंतिम बिंदु है यानी न्यूनतम बिंदु है उसी को हम गर्त कहते हैं। और गर्त के बाद जब अर्थव्यवस्था पुनः अपने विकास पर बढ़ती है तो धीरे धीरे पुनरुत्थान होता है। और जैसे ही सतत विकास की रेखा यानी कि ट्रेंड लाइन या प्रवृत्ति रेखा से ऊपर चले जाएंगे तो फिर ये विस्तार या चढ़ाव की अवस्था आ जाएगी। समझ में आया थोड़ा? ठीक है, घर जा करके एक बार पढ़ना दोबारा से, तब आपको चीज समझ में आएगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि आपके लिए नई चीज है तो थोड़ा कम समझ में आता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ये हेडिंग इसमें हाईलाइट नहीं किया गया है आपकी बुक में, आप कर लीजिए, संकेतक। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर ये जो दिया है ना 5.6, यहाँ आपको नीचे यहाँ मिलेगा संकेतक। देखो ये दिया ना, संकेतकों के विभिन्न प्रकार निम्न आरेख में प्रदर्शित किए गए। तो ये संकेतक है, ये लाइन, ये जो चार्ट दिया हुआ है ना आपकी बुक में इससे पहले,
कर लो अंडरलाइन। ठीक है, अब ये संकेतक क्या होते हैं, पहले तो इस चीज को समझो। ये जो व्यावसायिक चक्र है इसको हम मापें कैसे, या अर्थव्यवस्था की जो दिशा में परिवर्तन हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, मंदी आ रही है, उसके बारे में हमें जानकारी कैसे हासिल हो, इसके लिए अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख आर्थिक चर हैं उनका उपयोग किया जाता है और इन चरों को ही संकेतक कहते हैं। दोबारा समझो, व्यवसाय जो ये व्यापार चक्र या व्यावसायिक चक्र है, इसका मापन करने के लिए या अर्थव्यवस्था की दिशा को ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था के कुछ आर्थिक चरों का उपयोग किया जाता है। इन आर्थिक चरों को ही संकेतक कहते हैं। ये कौन कौन से आर्थिक चर है, जैसे आप कह सकते हो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पादन, कुल रोजगार, कुल उपभोग व्यय, इनको मापा जा सकता है ना, कुल उपभोग व्यय, मुद्रास्फीति, ठीक है, ब्याज की दरें, शेयर बाजार में शेयरों की कीमतें, ये ऐसे चर हैं जिनका सही मापन किया जा सकता है और इन्हीं के आधार पर हम जो व्यवसाय चक्र का मापन करेंगे। तो किसी व्यावसायिक चक्र या व्यापार चक्र के मापन के लिए या अर्थव्यवस्था की दिशा को पता लगाने के लिए कुछ आर्थिक चरों का उपयोग किया जाता है। इन आर्थिक चरों को ही हम संकेतक कहते हैं। ये संकेतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो पीछे चार्ट में दर्शाए हुए हैं। देखो आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ होगा, ठीक है, ये रहा, ये 3 संकेतक दिए हुए हैं, ठीक है। ऊपर फिर इन संकेतकों के अंदर कौन कौन से आर्थिक चर शामिल किए जाते हैं वो नीचे दिए गए। पहला है अग्रणी संकेतक। ये अग्रणी संकेतक क्या है, बड़े सरल भाषा में समझो, आपकी बुक में बहुत अच्छी लाइन दी हुई है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, एक अग्रणी संकेतक ऐसा मापनीय आर्थिक कारक होता है जो अर्थव्यवस्था द्वारा किसी विशिष्ट पैटर्न अथवा प्रवृत्ति का अनुसरण प्रारंभ करने के पूर्व परिवर्तित हो जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में जो पैटर्न प्रारंभ होता है, अर्थव्यवस्था तेजी की तरफ जाने वाली है या अर्थव्यवस्था अवसाद या मंदी की तरफ आने वाली है, तो तेजी प्रारंभ होने से पहले ही ये जो संकेतक है ये हमें बता देते हैं कि अब अर्थव्यवस्था तेजी की तरफ जाने वाली है। यानी अर्थव्यवस्था में कोई प्रवृत्ति प्रारंभ हो इससे पहले ही ये संकेतक हमें बता देते हैं। तो अग्रणी संकेतक क्या है? अग्रणी संकेतक वे मापनीय आर्थिक चर है। मापनीय आर्थिक चर का मतलब है इनको सही मापा जा सकता है। तो ये अर्थव्यवस्था द्वारा किसी पैटर्न या प्रवृत्ति का अनुसरण यानी उसको प्रारंभ करने से पहले ही हमें संकेत दे देते हैं। और ये कौन कौन से हैं संकेतक? जैसे देखिए, शेयरों के मूल्य, इसके अलावा ब्याज की दरें। तो ये कुछ ऐसे संकेतक हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि अब व्यावसायिक चक्र का कौन सी अवस्था प्रारंभ होने वाली है। ठीक है। दूसरा है पश्चाता संकेतक। पश्चाता का मतलब पीछे, लास्ट वाले। एक तो हो गया अग्रणी संकेतक और दूसरा हो गया पश्चाता संकेतक। पश्चाता संकेतक क्या है? पश्चाता संकेतक अर्थव्यवस्था के वे मापनीय आर्थिक चर हैं जो अर्थव्यवस्था द्वारा किसी प्रवृत्ति या किसी ट्रेंड का अनुकरण करने के बाद उपस्थित होते हैं। यानी ये हमें पहले संकेत नहीं देते कि अर्थव्यवस्था तेजी की तरफ जाने वाली है या मंदी की तरफ जाने वाली है। जब अर्थव्यवस्था तेजी में पहुंच जाती है, परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद ये संकेतक हैं, ये परिवर्तित होते हैं, ये आर्थिक चर हैं, ये परिवर्तित होते हैं और हमें जानकारी मिलती है।
कौन कौन से हैं देखिए, जैसे बेरोजगारी, कॉरपोरेट लाभ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो निगम होते हैं ना उनके लाभ, और इसके अलावा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये कुछ पश्चाता संकेतक है। इनके अलावा और भी होते हैं। तीसरा जो होता है इसे हम कहते हैं संपाती संकेतक, या इसे समवर्ती संकेतक भी कहते हैं। ये इन दोनों के बीच का होता है। जब अर्थव्यवस्था किसी पैटर्न का अनुसरण कर रही होती है, यानी व्यावसायिक चक्र के किसी दौर में पहुंचती है, तो ये संकेतक उसके साथ साथ ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्योंकि ये व्यावसायिक चक्र में जैसे ही अर्थव्यवस्था किसी अवस्था में पहुंचती है तो उसके साथ साथ परिवर्तित होते हैं, अतः ये व्यावसायिक चक्र की वर्तमान स्थिति को बताते हैं। ठीक है, तो दोबारा समझो इन तीनों संकेतकों को। 3 प्रकार के संकेतक। अग्रणी संकेतक, अग्रणी संकेत क्या है? अर्थव्यवस्था किसी अवस्था में पहुंचने वाली है, उससे पहले ही ये संकेतक है वो परिवर्तित हो जाते हैं और हमें आभास करवा देते हैं कि अब अगली अवस्था ये आने वाली है। इसीलिए इन्हें अग्रणी यानी एडवांस में सूचना देने वाले संकेतक कहते हैं। दूसरे जो मैंने अंतिम बताया वो थे संपाती या समवर्ती संकेतक। अर्थव्यवस्था जब अवस्था में चल रही होती है तो उस समय ये संकेतक हैं, ये हमें बताते हैं कि भाई व्यावसायिक चक्र का कौन सा दौर चल रहा होता है। तीसरा क्या है? तीसरा जो मैंने दूसरे नंबर पर आपको पढ़ाया था, पश्चाता संकेतक। ये अर्थव्यवस्था जब उस अवस्था में पहुंच जाती है, हमें परिणाम प्राप्त होने लग जाते हैं, उसके बाद ये संकेतक हमको बताते हैं कि अब ये परिणाम हो गए हैं, इसीलिए इन्हें अंतिम यानी पश्चाता संकेतक कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के संकेतक होते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत? बिल्कुल नई चीज आपको लोगों को पढ़ाई, तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। एक बार घर पे दोबारा से रीडिंग करेंगे, समझ में आएगा। कोई अवस्था या कोई ये संकेतक अगर समझ में नहीं आया, दोबारा पूछ सकते हैं। कल मैं क्लास में जरूर आपसे ये अवस्थाएं पूछूंगा। चित्र में कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आज इसके लिए इतना काफी है।